वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में आज से BS3 तक के कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री पर रोक। बॉर्डर पर 84 टीमें रहेगी नजर। प्रदूषण को देखते हुए दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS3 श्रेणी तक के माल वाहक वाहनों का आज से दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। ऐसे वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन्हें दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस कार्य के लिए अपनी 84 टीमों को सतर्क किया है। इसमें से 40 टीमें दिल्ली की सीमाओं पर तैनात रहेगी। परिवहन विभाग यातायात पुलिस के साथ मिलकर निगरानी करेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि तमाम तरह से ऐसे वाहनों के मालिकों को जागरूक करने के बाद भी यदि इस श्रेणी का कोई वाहन दिल्ली की सीमा पर आता है तो उसे सीमा से ही वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए यू टर्न निर्धारित किया गया है। दिल्ली में बनेगा सरदार पटेल का विशाल स्मारक। बीजेपी सांसद ने केंद्र सरकार से की मांग। नेहरू गांधी परिवार ने सरदार पटेल को कभी वे सम्मान नहीं दिया जिसके वे अधिकारी थे। ऐसे में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि राजधानी दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक विशाल स्मारक बनाया जाए जहां उनके बारे में हर जानकारी उपलब्ध हो। स्मारक स्थापित करने से वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ियां सरदार पटेल के देश प्रेम, राष्ट्रवादिता और अखंड भारत के सिद्धांत को भली भांति समझ पाए। ये बात ही दक्षिणी दिल्ली सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुक्रवार को ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था की ओर से आयोजित सरदार पटेल के सपनों का भारत विषय कार्यक्रम में कही। सरदार पटेल को 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि लौह पुरुष दृढ़ इरादों के प्रतीक और सच्चे जननायक थे। उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी नेहरू गांधी इंदिरा परिवार ने नहीं दी। उन्हें यह उपाधि 1991 में तब मिली जब नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे। 1950 में उनकी मृत्यु के 41 साल बाद उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 10 जनवरी को भारत मंडप में होगा ज्योतिष, आयुष और वेलनेस का संगम। 20,000 लोग होंगे शामिल। भारत मंडप में इस बार नक्षत्र मेले के साथ आयुर्वेद भी जुड़ेगा। 10 से 18 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य और भारतीय परंपरा एक साथ दिखेंगे। नक्षत्र मेले का यह 19वां और आरोग्यम का दूसरा संस्करण होगा। इसमें 150 से अधिक प्रतिभागी अपने उत्पादों के साथ हिस्सा लेंगे। लगभग 20 से अधिक लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। मेला हाल नंबर 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित होगा। ITP और फ्यूचर पॉइंट मिलकर इसका आयोजन करेंगे। शुक्रवार को भारत मंडपम में आयोजित प्रेस वार्ता में ITPO के कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल, वरिष्ठ अधिकारी राजकुमार ठाकुर, विवेकानंद और फ्यूचर पॉइंट के डॉक्टर अरुण बंसल व आभा मंसल में मेले से जुड़ी जानकारी साझा की। प्रेमजीत लाल ने बताया कि नक्षत्र देश के सबसे खास मेले में है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने भी माना क्लाउड सीडिंग प्रदूषण की रोकथाम का स्थायी उपाय नहीं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी शुक्रवार को यह माना है कि क्लाउड सीडिंग प्रदूषण की रोकथाम का स्थायी उपाय नहीं है। इससे हम तब तक कुछ हालत सुधार सकते हैं जब स्मॉग या AQI बहुत ज्यादा हो। उन्होंने यह भी कहा है कि क्लाउड सीडिंग के ट्रायल से हमने भविष्य में गंभीर हालत से बाहर निकलने का ही रास्ता खोजने की कोशिश की। उन्होंने AQI के आंकड़ों में हेराफेरी के आरोपों के बीच यह भी कहा है कि सभी प्रदूषण निगरानी केंद्र छेड़छाड़ मुक्त है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आपके आरोपों का खंडन कर रहा है कि प्रदूषण के आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की फटार के बाद अब शपथ पत्र तैयार करने में जुटी दिल्ली सरकार। MCD ने पहले ही किया जमा। आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली नगर निगम ने तो सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पत्र जमा कर लिया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अब सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शीघ्र ही इसे लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक होगी। दिल्ली नगर निगम ने 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया था। इसमें अप्रैल से सितंबर के बीच 54,000 कुत्तों के बंध्याकरण की जानकारी दी गई है। साथ ही उसने यह भी बताया है कि द्वारका के सेक्टर 29 में खूंखार कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने की योजना है। निगम का इंजीनियरिंग विभाग इसकी परियोजना तैयारी कर रहा है। जल्द इसका टेंडर निकालकर इसमें काम शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली के शराब दुकानदारों के लिए खुशखबरी। नई आबकारी नीति में प्रति बोतल मार्जिन बढ़ाने की सिफारिश। दिल्ली की नई आबकारी नीति के मसौदा प्रस्ताव में बड़ी और बेहतर शराब की दुकानों के प्रावधान और खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रति बोतल मार्जिन बढ़ाने की सिफारिशें शामिल होने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया मसौदा अंतिम चरण में है। मसौदे में शराब की दुकानों को रिहायशी इलाकों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों जैसे प्रतिबंधित स्थानों से दूर रखने का प्रस्ताव हो सकता है।
नई आबकारी नीति सार्वजनिक परामर्श के बाद कैबिनेट और उपराज्यपाल द्वारा मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद लागू की जाएगी। समिति की बैठक शुक्रवार को होनी थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है। सरकार के एक सूत्र ने कहा है कि मौजूदा खुदरा ढांचे को जारी रखने का प्रस्ताव है, जिसमें दिल्ली सरकार के 4 निगम शहर में शराब की दुकानें चलाते हैं और कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। हवा की गुणवत्ता में सुधार, लेकिन जल्द बिगड़ने की आशंका। कई इलाकों का AQI खराब श्रेणी में। दिल्ली में शुक्रवार को बारिश और तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी सुधार देखा गया। CPCB के अनुसार आईटीओ क्षेत्र में AQI 7,272 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में दर्शाता है। वहीं शहर का औसत AQI 373 से घटकर 218 पर आ गया। विभिन्न इलाकों में AQI इस प्रकार रहा। आनंद विहार में 292, अशोक विहार में 283, द्वारका सेक्टर 8 में 257, चांदनी चौक में 297, नेहरू नगर में 274, नरेला में 279, RK पुरम में 291 आदि। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1-2 दिनों के बाद हवा की गति कम होने और प्रदूषक तत्वों के जमा होने से AQI फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने, वाहनों के धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे कारक फिर सक्रिय हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य का खतरा बढ़ेगा। दिल्ली में 1.95 करोड़ के GST घोटाले में कंपनी निदेशक गिरफ्तार। ITC धोखाधड़ी कर लगाया चूना। GCST दिल्ली दक्षिण अरुणाचल के लेकर चोरी निरोधक शाखा ने व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के एक मामले का पर्दाफाश किया है। कंपनी के निदेशक को लगभग 31.95 करोड़ रुपए की वस्तु एवं सेवा कर चोरी की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कर चोरी निदेशक शाखा द्वारा प्राप्त विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर एक संदिग्ध आपूर्ति श्रृंखला की जांच शुरू की गई। पटेल प्रतिमा का विषय केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि एकता, अखंडता और समर्पण का प्रतीक। रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार ने एकता दिवस को अनोखे तरीके से मनाया। एक और जहां सीएम ने जल संगम से जन संगम नाम के कार्यक्रम के आयोजन में पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा का 25 नदियों के जल से अभिषेक किया। इसके बाद पटेल चौक से लेकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक एकता मार्च की तिरंगा लहराते हुए शहरी मंत्री आशीष सूद के साथ अगुवाई की। इस मार्च में विद्यार्थियों, NSS स्वयंसेवकों, माय भारत के युवाओं और शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अभिषेक केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि यह एकता, अखंडता और समर्पण की उस भावना का प्रतीक है जिसे सरदार पटेल ने देश की आत्मा में प्रवाहित किया था। किराएदार होकर खुद को बताया प्रॉपर्टी का मालिक। दिल्ली एससी ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। संपत्ति का किराएदार होकर खुद को मालिक बताते हुए दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अरुण सूद पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एक के बाद एक तरह के इस कई मामले सामने आने पर गंभीर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने कहा कि सभी मामले संपत्ति और अवैध निर्माण से जुड़े विवादों से जुड़े हैं। इनमें वादियों ने ब्लैकमेल और जबरन वसूली करने, बिल्डरों पर दबाव डालने और अदालत को धोखा देने के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अदालत ने अवैध निर्माण और संपत्ति के संबंध में झूठी जानकारी देने से जुड़ी याचिकाओं को जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया था। टाइपिंग की गलती होने की याचिका के तर्क को ठुकराते हुए पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका पर इसलिए विचार किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता ने अदालत समक्ष कहा है कि वह संबंधित संपत्ति का मालिक कब्जाधारी। दिल्ली के अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। रेखा सरकार मार्च 2026 तक भरेगी सारे पद। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से रिक्त पड़े 1593 पदों पर मार्च 2026 तक चिकित्सकों की नई भर्ती पूरी करने का आदेश दिया है। इसे ध्यान में रखकर सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इससे स्वास्थ्य सेवा में सुधार की आस जगी है। दावा किया जा रहा है कि नई भर्ती होने से न केवल स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की कमी की समस्या दूर होगी, बल्कि आम नागरिकों को समय पर बेहतर इलाज की सुविधा में भी सुधार होगा। चिकित्सकों की कमी का असर रोगियों की देखभाल पर पड़ता है। इस कारण ऑपरेशन व उपचार टलते रहते हैं। नए चिकित्सकों की तैनाती से यह समस्या काफी हद तक दूर होगी। टैटू बनवाने से कोई सेना में भर्ती के लिए अयोग्य कैसे हो गया? दिल्ली एससी ने गृह मंत्रालय से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ भर्ती में दाहिनी बाह पर टैटू लगवाने वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने के नियम पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। अदालत ने इस नियम को प्रथम दृष्टया संदिग्ध बताते हुए पूछा कि क्या यह कानून मान्य है। याचिकाकर्ता विपिन कुमार को दाहिनी बाह पर टैटू के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। अदालत ने कहा कि दाहिने हाथ पर टैटू होने से किसी को सेना में भर्ती के लिए अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को
101 वर्षीय साहित्यकार पद्मश्री रामदरश मिश्र का दिल्ली में निधन साहित्य जगत में शोक की लहर। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा, मगर धीरे धीरे पद्मश्री से सम्मानित हिंदी के जाने माने रचनाकार डॉक्टर रामदरश मिश्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वर्ष अगस्त महीने में उन्होंने 101 वर्ष पूरे किए थे। शुक्रवार शाम द्वारका स्थित अपने बेटे शशांक मिश्र के आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर रामदरश मिश्र के निधन से पूरा साहित्य जगत शोकाकुल है। उन्होंने तक 150 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। इनकी पुस्तकों को कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इसी वर्ष इन्हें साहित्य जगत में अमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कंझावला हिट एंड ड्रग केस मृतक अंजलि के स्वजनों को 3 साल बाद किया न्याय। 36.69 लाख रुपए का मुआवजा। देश भर को झकझोर देने वाला कंझावला हिट एंड ड्रग के मामले में जान गंवाने वाले 19 वर्षीय अंजलि की मौत के 3 साल बाद रोहिणी के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पीड़ित परिवार को 36.69 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने फैसले में कहा है कि वाहन चालक की लापरवाही से इस दुर्घटना के लिए बल्कि उसके बाद हुई हर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। न्यायाधिकरण के फैसले के बाद अंजलि की मां ने कहा है कि सरकारी नौकरी का वादा था, 3 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। खुद के इलाज और बच्चों की परवरिश के लिए आर्थिक तंगी है और अब निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी बंद हो। खेल कोटा कर्मचारी केस में केंद्र सरकार पर दिल्ली से सख्त, मुक्केबाज को हक से वंचित करने पर लगाया जुर्माना। खेल कोटा कर्मचारियों से जुड़े वेतन वृद्धि के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि खेल के माध्यम से देश की प्रतिष्ठा को पहचान और सम्मान दिलाने वाले अपने कर्मचारियों के प्रति सरकारी अधिकारों और संवेदनशील रवैया अस्वीकार है। न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि अदालत इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि मुक्केबाज अजय कुमार को जायज हक के लिए दर दर भटकना पड़ा। इतना ही नहीं, उपलब्धियों को स्वीकार कर उन्हें पुरस्कृत करने के बजाय रेलवे ने उन्हें वर्षों तक चलने वाले लंबे मुकदमों में भी उलझाए रखा। संपत्ति के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राजेंद्र नगर की इमारत की सील खोलने की याचिका खारिज। दिल्ली में संपत्ति के दुरुपयोग पर राजेंद्र नगर मार्केट में स्थित एक इमारत की सील खोलने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में संपत्ति की सील खोलने पर राहत देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई व जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि संपत्ति को दुकान के साथ निवास के रूप में ही मंजूरी मिली थी। इसमें केवल भूतल पर ही व्यापार की अनुमति थी, जबकि ऊपर की मंजिलें आवासीय परिसर के लिए उपयोग होनी थी। बिहार चुनाव के चलते दिल्ली में श्रमिकों का गहरा संकट, शादियों और उद्योग संचालन पर दिख रहा है असर। बिहार में विधानसभा चुनाव बाहर लाए हुए हैं, लेकिन दिल्ली में उसके कारण न सिर्फ उद्योग धंधे बल्कि शादियों के आयोजन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 1 नवंबर से दिल्ली में विवाह का मौसम शुरू हो रहा है, जिसके लिए सभी बैंक्वेट, सामुदायिक हॉल, बड़े होटल, फार्म हाउस समेत अन्य बड़े स्थान पहले से ही बुक है। कारोबारी संगठनों के फेडरेशन कैट ने दिल्ली में 14 दिसंबर तक चलने वाले विवाह के इस मौसम में 4.8 लाख शादियों के आयोजन का अनुमान जताया है, लेकिन विवाह आयोजन से जुड़ी कंपनियों को अब श्रमिकों की भारी अनुपलब्धता से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के चलते अधिकतर श्रमिक बिहार पहुंच चुके हैं। किराएदार होकर खुद को बताया प्रॉपर्टी का मालिक, दिल्ली एसी ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। संपत्ति का किराएदार होकर खुद को मालिक बताते हुए दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता अरुण सूद पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एक के बाद एक इस तरह के कई मामले सामने आने पर गंभीर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने कहा कि सभी मामले संपत्ति और अवैध निर्माण से जुड़े विवादों से जुड़े हैं। इनमें वादियों ने ब्लैकमेल और जबरन वसूली करने, बिल्डरों पर दबाव डालने और अदालत को धोखा देने के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश की। दिल्ली में अवैध ई-वेस्ट कारोबारियों पर नगर निगम की सख्ती, 35 गोदामों पर चस्पा की नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी। ई-वेस्ट पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। इसे देखते हुए उत्तर पूर्वी जिले में अवैध रूप से ई-वेस्ट का कारोबार करने वालों पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम के शाहदरा उत्तरी जोन कार्यालय ने मुस्तफाबाद इलाके से ई-वेस्ट के गोदामों को चिन्हित करने का कार्य शुरू किया है। इस इलाके में 80 से अधिक गोदामों की सूची बनाई गई है, जो आवासीय परिसरों में चल रहे हैं। इनमें से 35 पर उपायुक्त द्वारा जारी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि 48 घंटे के भीतर गतिविधि बंद नहीं की तो परिसर सील कर दिया जाएगा। निगम अधिकारियों ने बताया कि इन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली वासी, आज इतना दर्ज हुआ AQI। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण फिर से लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के आईटो क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 275 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। अक्षरधाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर 272 तक पहुंच गया है। एम्स के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 291 रहा, जो खराब श्रेणी के ऊपरी स्तर की और इशारा करता है। ठगी पीड़ितों के लिए हर पुलिस स्टेशन में आज से शुरू हो रही हेल्प डेस्क, अब कहीं भी दर्ज होगी FIR। 1 लाख से उससे ज्यादा की साइबर ठगी के पीड़ित अब किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित हेल्पलाइन नंबर 930 वेबसाइट cyberpolice.nic.in के अलावा नजदीकी पुलिस स्टेशन में ठगी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नजदीकी पुलिस स्टेशन में पीड़ित की तुरंत शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके बाद शिकायत संबंधित जांच एजेंसी को भेज दी जाएगी। इस FIR को जीरो FIR कहा जाएगा। ये सिस्टम 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त अपराध चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि दिल्ली पुलिस शुक्रवार 1 को हेल्प डेस्क खोलने जा रही है। साइबर ठगी के पीड़ितों से साइबर हेल्प डेस्क के लिए दिल्ली पुलिस के हर पुलिस स्टेशन में शुरू करने जा रही है। हालांकि साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क आदि को मिलाकर हेल्प डेस्क इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क नाम दिया जाएगा। साइबर ठगी का पीड़ित से हेल्प डेस्क के पास जाएगा तो यह IHD उसकी FIR दर्ज करवाने में सहायता करेगी। दिल्ली में BS4 मानक से नीचे वाले मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक, प्रदूषण कम होने की उम्मीद। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर रोक लगाने के मकसद से वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रबंधन आयोग और दिल्ली परिवहन विभाग ने शुक्रवार मध्य रात्रि से दिल्ली में BS4 से नीचे मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। BS4 मानक वाले वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक प्रवेश की अस्थायी अनुमति दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक दिल्ली में गैर पंजीकृत BS3 और उससे नीचे के मानक वाले वाहनों का प्रवेश 1 नवंबर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें हल्के, मध्यम और भारी माल वाहन वाहक शामिल हैं। यह प्रतिबंधित प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। 3 दशक पुरानी है यमुना को साफ करने की जंग, करोड़ों खर्च करने के बाद भी नतीजा रहा सिफर। राजधानी की जीवनदायिनी यमुना नदी को साफ करने की लड़ाई 30 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन मौजूदा समय में भी दिल्ली का 22 किलोमीटर हिस्सा नदी को सीवेज की नाली बना रहा है। आलम है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण और दिल्ली हाई कोर्ट तक हर अदालत बार बार फटकार लगा रही है, जुर्माना ठोक रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार टाल मटोल करने में लगी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि इतना पैसा, इतने आदेश, फिर भी यमुना क्यों मरी हुई है। 2 महीने में हुई सबसे तेज वृद्धि। दिल्ली में डेंगू के मामले 1000 पार, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज भी बढ़े। राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों का संकट लगातार गहराता जा रहा है। MCD के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 25 अक्टूबर तक डेंगू के कल 1066 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, यानी बीमारी के 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। यहाँ मानसून के बाद के 2 महीनों सितंबर और अक्टूबर के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज हुई है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकेत है। डेंगू के सितंबर में 208 और अक्टूबर 25 अक्टूबर तक 307 नए केस दर्ज हुए हैं। गत सप्ताह के दौरान डेंगू के 72 मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बाद जमा पानी, अपर्याप्त सफाई और रोकथाम कार्यों में आई रुकावट इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण है। पिछले 1 महीने से मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम में लगे फील्ड कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।